आइए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इंडिया के सुपर किड्स से। जी हां, भुवनेश्वर की 5 साल की अन्वी विशेष और मुंबई का 9 साल का अहद जो अपने हुनर, कौशल और बेजोड़ जज्बे से एक मिसाल बन गए हैं। भुवनेश्वर की रहने वाली अन्वी विशेष अग्रवाल की उम्र महज 5 साल से भी कम है, लेकिन कीर्तिमान की अगर फहरिस्त की बात करें तो वो काफी लंबी है। बचपन में कैनवस पर रंगों का संसार रचने वाली अन्वी अब 4 साल और 254 दिन की उम्र में राइटर बन गई हैं। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। वहीं मुंबई के 9 साल के अहद ने ऑटिज्म जैसी बीमारी को पछाड़कर खुद के लिए नई राहें तलाशी है। अहम रैंप वॉक करते हैं, पियानो बजाते हैं और अपने जैसे बच्चों के लिए आज एक प्रेरणा है। क्या क्यूट से बच्चे दिख रहे हैं ना। देखिए, जिस उम्र में बच्चे सिर्फ खेलते हैं, ठीक से पेंसिल भी नहीं पकड़ पाते हैं, उस उम्र में एक नन्ही सी बच्ची ने ना सिर्फ किताब लिख डाली है बल्कि प्यारी प्यारी पेंटिंग्स भी बना लेती हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। ये हुनरमंद बच्ची अन्वी विशेष अग्रवाल है, जो सिर्फ कला से ही लगाव नहीं रखती बल्कि नई नई भाषाएं भी सीखने का शौक ये रखते हैं। और नन्ही अन्वी हिंदी के अलावा स्पेनिश, अंग्रेजी और उड़िया खास तौर से बोल लेती हैं। इन भाषाओं में इस बच्ची ने लिटिल गर्ल बिग इमोशंस नाम से एक किताब भी लिखी है। इससे पहले कि हम आपको अन्वी से मिलवाएं, जरा इस छोटी सी बच्ची की जुबानी ही सुन लीजिए वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रही हैं। The value just expressed in a calm way. आपका पूरा नाम बताइए, डिटेल। पूरा नाम? हाँ। अन्वी विशेष अग्रवाल। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? यूकेजी। क्या आपका एक किताब लिखे? आपका एक किताब पब्लिश हुआ? हाँ। क्या नाम है किताब का? लिटिल गर्ल्स बिग इमोशंस। क्या लिखा है उसमें? इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है all emotions are valid, just expressed in a calm way. Sometimes we are happy, story feliz. Sometimes we are sad, story triste. Sometimes we are angry, story enojado. Sometimes we are excited. All emotions are valid, just expressed in a calm way. ये सब कैसा सीखी आप? मेरी माँ के कारण। तो आप स्पेनिश भी जानते हैं, पेंटिंग भी जानते हैं, सब चीज जानती हूँ। और ये भी बुक्स लिखे हो कौन सा लैंग्वेज में? स्पेनिश एंड इंग्लिश एंड हिंदी। स्पेनिश, इंग्लिश और हिंदी, हर एक नेम का अलग कलर है। और क्या क्या लिखे हो उसमें? जैसे मेरी हेलो ओला, माय नेम इज अन्वी, मी llamo अन्वी, आई एम 5 years old, tengo 4 años, I love painting and reading, me encanta pintar y leer. तुम्हारे बुक्स को अवार्ड भी मिला है, प्राइज मिला है गिनीज बुक से, पता है? क्या बोलोगे इसके बारे में? Guinness Book of Records. I'm happy. Story fellas. आप तो कितना सारा लैंग्वेज जानते हैं ना? हाँ। कैसा सीखे सर? क्या क्या लैंग्वेज जानते हैं? हिंदी, स्पेनिश, इंग्लिश। कैसा सीखे सर? कब सीखे? और कभी कभी मैं उड़िया में भी बात करती हूँ। इसके बारे में बोलेंगे? Sing a song, dance a game, read a book, and laugh around. Or see a movie or see some screen or play with a teddy.
और खुद इस वक्त अनवी हमारे साथ है, हम खुद ही वेट नहीं कर पा रहे हैं उससे मिलने में। अनवी सामने आइए। मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड यू आर वेरी 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 क्यूट। यू वॉन्ट से एनीथिंग? आप कुछ बोलोगे नहीं? Thank you. चलिए थैंक यू तो कर दिया है अनवी। अच्छा, हम लोग ना एक्चुअली बड़ा अमेज हो रहे थे आपको देखकर कि इतनी छोटी सी, आप इतनी क्यूट सी हैं, इतनी छोटी सी एज में आपने 3 बुक्स लिख दी हैं। तो 3 लैंग्वेजेस भी आप जानती हैं, जैसे आप बता रही हैं कि हिंदी, इंग्लिश एंड स्पेनिश। ये बहुत बड़ी बात है। ये किसने सिखाया, ये बताओ। मेरे टीचर सिखाएंगे, और कौन सिखाएगा? हमें तो लगा आपकी मम्मा ने सिखाया। अच्छा, आपने अपने बुक में क्या लिखा है अनवी? लिटिल गर्ल्स बिग इमोशंस। ओके, तो लिटिल गर्ल के बिग इमोशंस क्या होते हैं? आपके इमोशंस क्या है, बताइए। Sometimes I'm angry, sometimes I'm happy, sometimes I'm afraid, sometimes I am all emotions are valid, just expressed in a calm way. अच्छा अनवी, मम्मा और पापा दोनों साथ में है। मम्मा पापा में से दोनों में से फेवरेट कौन है? मम्मा। सबकी मम्मा। शी इज अ मम्माज गर्ल। और मैं इसका लॉजिक बताऊं? हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ। क्योंकि पापा के पास दादी रहता तो पापा ना That's so sweet. अच्छा मुझे ये बताओ अनवी, ये बताओ कि हिंदी आपको आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, आप स्पेनिश भी आती है। थोड़ा सा स्पेनिश में कुछ बोल के बताओ ना हमें। Dance with me like this, dance with me like that. No, hello. बिना देखे बोलिए। Hello, hola. My name is Anvi. Me llamo Anvi. I'm 4 years old. I'm 5 years old. Tengo 5 años. I live in Odisha, India. You vivo Odisha, India. I love painting and reading. Me encanta pintar y leer. वाह। अच्छा, अनुराधा जी, अनवी की जो मदर हैं वो हमारे साथ हैं और उनके फादर भी हमारे साथ हैं। तो अनुराधा जी, आप ये बताइए कि अनवी कब से इस तरह से आपको लगने लगा कि अनवी को अलग से स्पेनिश भी सिखाया जाए या फिर और दूसरे लैंग्वेजेस सिखाए जाने चाहिए? क्योंकि अभी बहुत छोटी है, महज 5 साल की है। 2.5 साल में तो बच्चे बड़ी मुश्किल से बोलना सीखते हैं। बिल्कुल। Good evening, ma'am. Actually, Anvi made us follow her interests. So she used to be initially exposed to flashcards, where she had those, English flashcards. So because I knew Spanish, मैं अनवी को स्पेनिश में। अनुराधा जी, आप अगर हिंदी में बात करेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा, दर्शकों को अच्छा लगेगा। स्पेनिश में ट्रांसलेट करने लगी। जैसे अनवी को मैं बॉल का स्प्लैश कार्ड दिखाती थी तो मैं उसको बोलती थी अनवी बॉल पे लोटा, टेबल का दिखाते अनवी टेबल मैसा। तो ये धीरे धीरे फ्रॉम वर्ड्स इट वेंट टू फ्रेजेस, फ्रॉम फ्रेजेस इट वेंट टू बेसिक सेंटेंसेस एंड कम्युनिकेशन, लाइक हाउ यू डेवलप। जैसा हम लैंग्वेज डेवलप करते हैं बच्चों का, और बच्चे लिंग्विस्टिक रहते हैं, उन लोग जल्दी पकड़ लेते हैं। तो अनवी को हम लोग हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश एक साथ ही सिखाना शुरू कर दिए थे और उसका वो बहुत ध्यान से सब चीज सुनती थी और बहुत जल्दी जल्दी पकड़ लेती थी। अच्छा अनुराधा जी, पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है अनवी का, तो पेंटिंग्स में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? पेंटिंग आई थिंक उसको जेनेटिकली आ गया। मेरी मम्मी बहुत अच्छा। तो अनवी जब अपनी नानी घर गई थी कोविड में, तब मम्मा उनको पेंटिंग एक्सपोज कराए थे और अनवी बहुत खुशी से पेंटिंग करने लगी और उसको मजा भी आ रहा था। सो किस एज की बात आप बता रही हैं? कब से उसने पेंटिंग करना शुरू किया? की थी तब वे स्टार्टेड। अनवी के साथ मैं मॉन्टेसरी वे में पूरा उसका अप्रोच करी थी, अर्ली मॉन्टेसरी। सो वी स्टार्टेड विद अ लिटिल बिट ऑफ गिविंग हर द एटमॉस्फेयर वेयर शी कैन एक्सप्लोर हर सेल्फ। तो वहां पे अनवी खुद ही बताती थी कि उसको क्या इंटरेस्ट है। जैसे पेंटिंग में उसको शौक था तो वो खाना अपना कंप्लीट कर ली थी बिना स्क्रीन टाइम के। फिर हम लोग उसको कुछ और देने लगे तो अपने खिलौने लाके कलर में डुबा के वो एक्सप्लोर करने लगी। हम लोग उसको रोका टोकी नहीं किए, उसका मेस को एंजॉय किए। तो वो 7 टाइप्स के पेंटिंग बना ली, अलग 25 टेक्निक्स लेके। तो व्हेन वी सपोर्ट चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन देमसेल्फ शो देयर वे कि उसको क्या पसंद है।
अच्छा अनवी, ये बताइए, हमने तो देख लिया, आपने देखिए बुक भी लिख दी, आप इतनी इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनाती हैं, और अनवी क्या क्या करती है? अनवी को क्या पसंद आता है इसके अलावा? अनवी को क्या पसंद है? एक चीज मेरे को पता है। हाँ। मेरी मम्मी पसंद है। अच्छा, अनवी को खेलना पसंद है। अनवी को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? क्या खेलना पसंद है? स्विमिंग। very nice. स्विमिंग अच्छा पसंद है। अनवी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? No. क्या बनना चाहती हैं? He wants to be a business entrepreneur like अरे a man. वाह, अंबानी। अच्छा अनुराधा जी, ये बताइए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम सब एग्री करेंगे कि वो फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अवनी का इंटरेस्ट फोन इस्तेमाल करने में था या नहीं, या वो सिर्फ पेंटिंग्स किया करती थी, या पेंटिंग्स उससे कराते थे ताकि वो फोन से दूर रहे? Yes. हम लोग उसको कुछ नहीं कराते थे, वो खुद ही अपने शौक से जो करना चाहती थी करती थी। तो अनवी को पेंटिंग का हमेशा से शौक था, मे बी बिकॉज उसको वो एटमॉस्फेयर दिखा जहाँ पे मम्मा कलर्स के साथ करते थे, तो वो देख देख के शी स्टार्टेड कॉपिंग, यू नो, एंड देन शी स्टार्टेड फाइंडिंग हर ओन वे। जी अनुराधा, एक और चीज आप दोनों से ही, इनफैक्ट पेरेंट्स से मेरा ये सवाल है, श्वेता आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगे कि बच्चे की जब हॉबी के बारे में हमें पता चलता है, या पता चलता है कि एक इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, जैसे हम किताबों की बात कर रहे हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है 3 भाषाओं में, तो एक इंटरेस्ट को एक स्ट्रीमलाइन करना एक तरफ, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डेडिकेशन, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता होगा। आई एम श्योर कि आप दोनों भी वर्किंग होंगे, काम करते होंगे, उसके साथ ही एक्स्ट्रा सपोर्ट जब जुड़ जाता है ना, तो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी आ जाती है। हाउ डू यू मैनेज? मैम, अगर आप बच्चे के टाइम टेबल से मोबाइल और टीवी टाइम हटा दोगे तो फिर वी जनरली हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन हैंड्स। तो फिर तो आपको हमें ये भी बताना पड़ेगा और हमारे दर्शकों को कि ये कैसे किया। मोबाइल और कंप्यूटर को, स्क्रीन टाइम को हटाना आज सबसे बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए, आप लोगों ने कैसे किया? मैम, ये हम लोगों ने डे 1 से मान के रखा था कि हम लोग बच्चे को बिल्कुल भी मोबाइल और टीवी टाइम नहीं देंगे। हमारे घर में टीवी तो महीनों तक ऑन नहीं होता है। अच्छा, विश्वास, एंड मोबाइल के लिए तो इट्स इसका जो रिसर्च हुआ है इतना ज्यादा क्लियर है कि मोबाइल इज लाइक गिविंग अपने बच्चों को ड्रग्स देने के बराबर है। तो फिर अनवी को मोबाइल में सिर्फ अपने दादा दादी के साथ वीडियो कॉल करना आता है और फोटो लेने आती है। उसको कोई भी गेम्स, एप्स, उसको जीरो नॉलेज इसके बारे में। हम लोग बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं जाने देते हैं। हम लोग इस मामले में बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। चलिए अब अनवी से ही हम सुनते हैं। अनवी, सबसे पहले आप ये बताइए, चलिए हिंदी तो पता है, इंग्लिश में बोलिए, आप कैसी हैं, उसका जवाब आप कैसे देंगी इंग्लिश में? हाउ आर यू अनवी? नाइस। और स्पेनिश में कैसे बोलेंगी? How are you in Spanish? Estoy bien. Está bien. ओके और कौन सी लैंग्वेज? अच्छा, उड़िया भी आपको आती है, राइट? तुम्हें कीमती अच्छे, मैंने सही बोला गलत बोला? उड़िया बंगाली का मिक्स था। चलिए, आपको उड़िया भी आती है, बंगाली भी आती है। मैंने कोशिश की है, तो उसको सुधार के आप बताइए, उड़िया में कैसे बोलोगे आप? बोलो चंद। आप कैसे हो, उसको उड़िया में कैसे बोलोगे, बताओ? अभी उड़िया हम लोग अभी भी जस्ट सीख रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप दोनों से ही, कि आगे की क्या प्लान्स हैं आपके अनवी के लिए? क्या फ्यूचर प्लानिंग आप कर रहे हैं इसके लिए? मैम देखिए, हम लोग चाहते हैं एज पेरेंट्स की, देखिए हम लोग उसको कोई प्रेशर डाल के ऐसे कुछ नहीं हम लोग का मन में है। वी जस्ट वांट कि अनवी कम से कम एक स्पोर्ट अच्छे से सीखे और एक आर्ट, कोई भी एक आर्ट फॉर्म एक अच्छे से सीखे, चाहे वो म्यूजिक हो या डांस हो, चाहे कुछ भी हो। तो जब तक कि बच्चे का स्पोर्ट्स और आर्ट ये दोनों चीज डेवलप होता हो ना, बच्चे का एकेडमिक्स अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। सो हम लोग का ये फोकस है। हम लोग, और सबसे जरूरी है कि बच्चा एक अच्छा, एक रिस्पेक्टफुल और एक गुड सिटीजन बने अपने देश का। हमारे लिए सबसे जरूरी वो है। तो हम लोग हमारे टीचर्स को भी बोले हैं
जो स्कूल में अनवी जाती है कि अगर अनवी पूरा पढ़ाई नहीं कर रही है उससे हमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अनवी किसी के प्रति भी डिसरिस्पेक्टफुल है वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत बड़ी बात आपने कही, अच्छी बात है ये, बहुत बड़ी बात कही। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अनवी, हम सबकी तरफ से आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छा करें, ऐसे ही आगे बहुत नाम करें, है ना। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। या लॉट्स ऑफ लव। देखिए, अनवी से तो आप सब मिल ही लिए। अनवी के बारे में और कुछ खास चीजें वो हम आपको बताते हैं। अनवी ने 72 पेंटिंग्स के साथ कला की 37 से ज्यादा तकनीकें सीखी, जिसको सीखकर वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर चुकी हैं। इसके अलावा 42 फोनिक्स साउंड सीखने पर अनवी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ। देखिए इंडिया की इस सुपर किड के कमाल कारनामों की एक झलक। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों की दुनिया में घिरे होते हैं, उस उम्र में ये बच्ची कामयाबी के कीर्तिमान रच रही है। अनवी की किताब का नाम है लिटिल गर्ल्स बिग इमोशंस, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को शब्दों और पेंटिंग के जरिए उकेरा है। अनवी की ये किताब अंग्रेजी और स्पेनिश में लिखी गई है। अनवी को उसका पहला अवार्ड मिला 1.5 years की एज में, इंडिया बुक रिकॉर्ड, जिस उसने जो है ऑलरेडी उस एज में स्पेनिश, इंग्लिश और हिंदी तीनों के वर्ड्स वो सीखना शुरू कर दी थी। वो ऑलरेडी पेंटिंग लिख करना शुरू कर दी थी। उसके चलते उसको उसका पहला रिकॉर्ड 1.5 years के एज में मिला। अनवी का कमरा उनकी उपलब्धियों से भरा पड़ा है। अनवी जब 2.5 साल की थी तभी पेंटिंग की दुनिया में लंबा सफर तय कर लिया था। अनवी ने 72 पेंटिंग्स के साथ कला की 37 से ज्यादा तकनीकें सीखकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था। इसके अलावा 42 फोनिक्स साउंड सीखने पर अनवी का नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ था। अनवी हमेशा से अ क्यूरियस चाइल्ड थी एंड वी नेवर सप्रेस द क्यूरियोसिटी। एज ए एजुकेटर वी ऑलवेज अंडरस्टूड कि ये क्यूरियोसिटी को अगर हम लोग इस बच्चे का एनर्जी को सही दिशा में लेके जाएंगे तो ये ऐसे कुछ कमाल कर सकती है। तो पहले से अनवी का हमेशा जब भी कोई सवाल जवाब आता था हम लोग हमेशा टाइम निकाल के उसको आंसर किए। हमेशा बच्चे के पीछे हम लोग अपना टाइम सही तरीके से यूज किए, बुक्स पढ़ने में, उसको नेचर के साथ एक्वेंट करने में, उसको उसका फीलिंग्स इमोशन समझने में। अनवी का टैलेंट अब किताब के रूप में सामने है। अनवी अपनी उम्र के बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी जिंदगी का फलसफा सिखाती है। सोनिकली डांसिंग करो, सिंग करो, बुक्स पढ़ो। अनवी ने इतनी छोटी सी उम्र में जो कमाल किया है वो सराहनीय है। उम्मीद है कि उम्र के साथ अनवी का टैलेंट और निखरेगा और अनवी अपनी उम्र से कामयाबी के और भी नए नए कीर्तिमान अपने नाम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उम्मीदों पर दुनिया कायम है और कहते हैं कि जहां चाह होती है वहीं पर राह भी मिलती है। ये तमाम बातें एक बार फिर सच साबित हुई है, वो भी मुंबई में। जी हाँ, देखिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बच्चे और उसकी मां की एक ऐसी कहानी जो देश ही नहीं दुनिया भर में मिसाल बन सकती है। गुड न्यूज ये है कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद मुंबई में एक महिला ने ऑटिज्म से पीड़ित अपने बच्चे को अपनी मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचाने में सफलता हासिल की जिससे वो आम बच्चों जैसा होता दिखाई दे रहा है। कमाल की बात है, देखिए रिपोर्ट। रैंप पर कदमताल कर रहा ये बच्चा बेहद खास है। अहद नाम का ये बच्चा आम बच्चों से जरा हटकर है। ऑटिज्म नाम के डिसऑर्डर से पीड़ित होने के बावजूद इसका हुनर और आत्मविश्वास देखने लायक है और इसे इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए एंजल बनी हैं खुद इसकी मां, जिन्होंने अपनी ममता और लगातार मेहनत की बदौलत स्पेशल चाइल्ड होते हुए भी इसे आम जिंदगी में रवा करने में
कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका नतीजा अब साफ दिख रहा है। बहुत अच्छे से, और उसने बहुत कॉन्फिडेंट होकर रैंप वॉक किया। तो वैसे नॉर्मली मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रांग मदर हूँ, मैं दिल्ली मेरे, बट उस समय खुशी से मेरे आंखों में एकदम आंसू थे, और मुझे लगा कि नहीं यार, कि मेरा बच्चा, मतलब उतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। अहद जैसे बच्चों की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन शहनाज जैसी माँ हो तो हर मुसीबत दूर हो सकती है। शहनाज झारखंड की रहने वाली हैं। उनके पति उड़ीसा में नौकरी करते हैं और बच्चे की परवरिश के लिए ये अकेले मुंबई में रहती हैं। हालात से हार मानने के बजाय शहनाज ने अपने बच्चे अहद को हर काम के लिए काबिल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से उसमें लगातार तब्दीली आती जा रही है। ये बच्चा अब पियानो बजाता है। पढ़ाई भी करता है। Cries and rush out of the village to help the shepherd. अहद को इस मुकाम में पहुंचाने में उस डॉक्टर की भी अहम भूमिका रही, जो सेल थेरेपी के जरिए ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ऑटिज्म में होता क्या है कि जो आसपास हो रहा है ये बच्चे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते या स्लो प्रोसेस करते हैं, इसलिए इनकी हर चीज़, जो इनकी जो समझ होती है, इनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनकी जो स्पीच होती है, ये स्लो डाउन हो जाती है। फिर पढ़ाई लिखाई में ये बाकी बच्चों जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन का एक प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है। हमारे ट्रीटमेंट के बाद, जिसमें हम एक कॉम्बिनेशन करते हैं, हम सेल थेरेपी यूज़ करते हैं, जहां हम बच्चे की हड्डी में से ही बोन मैरो निकाल के उसमें से अच्छे सेल्स लेके वापस स्पाइनल फ्लूइड में डाल देते हैं, जो कि वो ब्रेन में जाता है। एक बार ये हो गया तो जो डैमेज हिस्सा है वो रिपेयर हो जाता है। सेल थेरेपी के जरिए अहद में कितना बदलाव आया है, ये इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। खुद उसकी माँ भी बताती है कि इससे उसे कितना फायदा हुआ है। हीलिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, तो उससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी बढ़ता है, बच्चे काफी मतलब अच्छा करते, सेंसरी इशू रिजॉल्व होता। अहद के साथ तो था, उसको सिटिंग टॉलरेंस आ गया था, सेंसरी इश्यूज खत्म हो गए थे। देश ही नहीं, दुनिया में अहद जैसे तमाम बच्चे हैं, क्योंकि ऑटिज्म का दायरा बहुत बड़ा है। जानकारों के मुताबिक दुनिया में हर 35वां बच्चा इस डिसऑर्डर का शिकार है। लेकिन अहद की कहानी ऐसे बहुत से बच्चों के परिजनों के लिए उम्मीद की किरण से कम नहीं, जो चाहते हैं कि उनके नौनिहाल ऑटिज्म की इस मानसिक समस्या को मात दे और जिंदगी में अहम मुकाम हासिल करें। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। हुनर और कामयाबी के उत्सव के बाद अब आस्था के उत्सवी रंग आपको हम दिखाते हैं। कल शरद पूर्णिमा का चांद तो आपने देखा ही होगा। वहीं मान्यताओं के मुताबिक द्वापर युग में 16 कलाओं से भरपूर चांद की रोशनी के नीचे धरती पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग महारास रचाते थे, जिसे आज भी निभाया जाता है। जी हाँ, देखिए, इसीलिए मान्यता के मुताबिक आज भी ब्रजमंडल में द्वापर युग वाली इस महारास परंपरा को निभाया जाता है। इन खूबसूरत तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे शरद पूर्णिमा की रात मथुरा में महारास की मनमोहक छटा बिखरी। देखिए, अरे एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन। रंग बिरंगे ब्रजमंडल के तीज त्योहार, उत्सवों की महिमा अपार। शरद पूर्णिमा की आधी रात 16 कलाओं वाले चांद की रोशनी में श्री कृष्ण ने किया राधा समेत गोपियों संग महारास। मथुरा की पावन धरती पर ये वो पल थे जब अनंत आकाश से धरती को निहारता चांद अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ चमक बिखेर रहा था। और ठीक उन्हीं पलों के दौरान ब्रजमंडल की धरा पर भगवान कृष्ण ने गोपियों संग कुछ ऐसे ही सुंदर और मनोरम महारास रचाया। शरद पूर्णिमा पर मानो चंद्रलोक जमीन पर उतर आया हो और ब्रज के प्रमुख मंदिरों में आस्था की बयार भी खूब बही। बताया जाता है कि ये जो परंपरा है
पिछले कई वर्षों से यहाँ चली आ रही है और इस रास का इस कृष्ण चबूतरे पर आयोजन होता है और इसकी भव्यता और दिव्यता अपने आप में अनोखी होती है। ये महारास श्री कृष्ण जन्म स्थान के कृष्ण चबूतरे पर होता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा की धरती पर हुए इस महारास का मंचन वाकई में अद्भुत और दिल को मोह लेने वाला रहा। मोतिन की माल पड़ी हुई है और अंधे पैर पीठ पर डाल रखा है, ऐसी सुंदर। श्री कृष्ण समेत राधा रानी और गोपियां बने कलाकारों का संवाद ब्रजमंडल की खाटी बोलचाल की खुशबू को महकाता दिखा। श्री कृष्ण चबूतरा पर की गई इस महारास लीला का यहाँ आए तमाम श्रद्धालुओं ने खूब आनंद भी लिया। शरद पूर्णिमा के दिन कान्हा ने मथुरा की धरती पर मुरली बजाकर महारास रचाया। द्वापर युग के उस महारास को देखने के लिए ही शरद पूर्णिमा पर काफी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। पूरे ब्रजमंडल के मंदिरों में शरद पूर्णिमा की रौनक छाई रही, मगर कृष्ण चबूतरे पर महारास की इस दिव्यता और भव्यता का कोई सानी नहीं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मथुरा जहां पर श्वेत रंग में रंगी हुई थी, वहीं अगर बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में बाबा महाकाल भी कृष्णमय दिखे। बाबा महाकाल का मोर पंख मुकुट और आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया गया। उन्हें महाभोग भी लगाया गया है। घंटी, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच बाबा को दरअसल कृष्ण मुरारी का रूप दिया गया। देखिए महाकाल के इस अलौकिक रूप की एक झलक। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। महाकालेश्वर की महाआरती जो हमेशा से आस्थावानों को सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भरती आई है। गुरुवार की सुबह जब भस्म आरती के बाद महाकाल बाबा को सजाया जा रहा था तो रौनक देखने लायक थी। उज्जैन में वैसे तो बाबा महाकाल की सुबह सवेरे भस्म आरती का विधान है और उसको हमेशा की तरह इस बार भी निभाया गया, मगर उसके बाद जो रूप बाबा को दिया गया वो बेहद खास दिखा। घंटी, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच बाबा को दरअसल कृष्ण मुरारी का रूप दिया गया। महाकाल के इस रूप की भव्यता और दिव्यता वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे रही थी। कान्हा का रूप लिए बाबा को वैष्णव तिलक, मोर पंख मुकुट और आभूषणों से सजाया गया। श्रृंगार के साथ ही बाबा महाकाल को महाभोग भी लगाया गया। मंदिर की परंपरा कहती है कि ये महाभोग भस्म आरती के दौरान पहले श्री महाकालेश्वर को अर्पित किया जाता है, जिसके बाद इसे भक्तों के बीच बांटा जाता है। महाकाल के सभी भक्तों की मौजूदगी में भोले शंभू के जयकारों से पूरा महाकाल परिसर ही गूंज उठा। कान्हा का रूप धरे महाकाल बाबा की स्तुति हुई तो पूरा माहौल ही कृष्ण और भोले बाबा की भक्ति में रंगा दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। रामलला की नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के आस्था का केंद्र बन चुकी है। बिल्कुल, लेकिन आज हम आपको राम भक्ति का एक और रूप दिखाने जा रहे हैं। अयोध्या में प्रकृति के जरिए त्रेता युग की झलक दिखेगी। रामायण काल के पौधों और वनस्पतियों को राम भक्तों ने अभी से सींचना शुरू कर दिया है। राम जन जन के हैं, राम हर मन के हैं। श्रद्धा से, आस्था से जिसने भी पुकारा, राम उसी के हैं। 14 वर्षों तक वन में रहे, प्रकृति से जुड़े, जनमानस के चिंतन मनन में बसे प्रभु राम। आज भी वही राम संस्कृति समाज को प्रकृति से जोड़ रही है।
यूं तो रामलला का आकर्षण पूरी दुनिया से भक्तों को अयोध्या खींचता आया है। उत्सवी आस्था की चमक से राम नगरी चहक रही है, लेकिन इन सबसे परे राम भक्ति का एक और स्वरूप अब आधार ले रहा है, नव आकार ले रहा है। रामनगरी में त्रेता युग की संस्कृति और वैभव की झलक दिखे, इसके लिए प्रकृति को माध्यम बनाया जा रहा है। अयोध्या में उन वृक्षों और वनस्पतियों को सींचा जा रहा है जिनका जिक्र रामायण में होता आया है। दिलचस्प ये है कि राम भक्तों में भी इन वृक्षों को लेकर गजब का उत्साह और आस्था है। अब कोविदार वृक्ष को ही ले लीजिए, इसे अयोध्या का राज वृक्ष भी माना गया है। इसका जिक्र वाल्मीकि पुराण में भी है। मान्यता है कि ये दुनिया का पहला हाइब्रिड पेड़ है जिसे ऋषि कश्यप ने बनाया था। माना जाता है कि सूर्यवंशी कुल के ध्वज पर भी इसका चिन्ह अंकित था। जैसे भगवान के चित्रपट को हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से माताएं वहाँ किस प्रकार से आरती संध्या, उसमें राम नाम जो अंकित किए हैं, उनका जो दिन का स्वभाव अलग ढंग का है, संध्या का स्वभाव उसका अलग ढंग का है, रात्रि का स्वभाव उसका अलग ढंग का है, मनोरम है, दिल को मनमोहित कर देने वाला है। यूं तो कण कण में राम है, लेकिन इन पत्तियों पर राम नाम लिखकर इस दुर्लभ वृक्ष का पूजन कर भक्त प्रभु राम और प्रकृति से शुभता की कामना करते हैं। ये गोविदार का वृक्ष है, इसे हमारे यहाँ कचनार भी बोला जाता है। ये प्रभु श्री राम के ध्वज में अंकित है। अब प्रभु श्री राम ने अपने इस वृक्ष को इतनी मान्यता दी है, तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि अगर हम लोग इस वृक्ष को मान्यता देंगे तो और इसकी प्रतिदिन पूजा करेंगे तो हमारे आगे बढ़कर जो भी हमारे सामने कठिनाइयां आएंगी उस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। अयोध्या में राम दरबार का निर्माण जारी है। अगले साल होली से पहले राम भक्तों को रामलला के साथ ही उनके दरबार और परिवार के भी दर्शन हो पाएंगे। साथ ही इन दुर्लभ वृक्षों और वनस्पतियों की सुगंध से भी राम नगरी महकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां इन दिनों कुंभ को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के तहत कुंभ मेले के दौरान तैनात होने वाले पुलिस वालों को अच्छे आचरण की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और साथ ही साथ मेले की सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी भी दी जा रही है, ताकि 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ का सफल आयोजन किया जा सके। प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइंस परेड में आए ये पुलिसकर्मी अच्छे आचरण की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर चल रही है, जिसके तहत इन पुलिस वालों को अच्छे आचरण के लिए गुर सिखाए और बताए जा रहे हैं। ट्रेनिंग का ये काम अलग अलग शिफ्ट में चल रहा है, जिसमें पुलिस वालों के आला अफसर इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे मकसद ये है कि महाकुंभ के दौरान संगम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से ये पुलिस वाले अच्छा व्यवहार कर सकें। इस समय हमने लगभग 10% फोर्स मंगा लिया है और जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा संकल्प प्रशिक्षण हॉल है। इसमें उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो चूँकि ये कार्य अत्यंत वृहद है और एक अलग तरह का कार्य है। श्रद्धालुओं को स्नान कराने की जिम्मेदारी है, सुरक्षित रूप से, सुगम रूप से। इसके लिए इन्हें एक विशेष तरह से ट्रेन किया जाएगा। इनके इंडोर भी कार्यक्रम होंगे, आउटडोर भी कार्यक्रम होंगे। बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती महाकुंभ के दौरान होगी, जो सुरक्षा के साथ साथ मेले की व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसी के मद्देनजर इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि आउटडोर और इंडोर 2 तरीकों से हो रही है। इस ट्रेनिंग में पुलिस वालों को अच्छे आचरण के अलावा मेले से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी भी तफसील से दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं की हर संभव मदद हो सके। इंडोर कार्यक्रम है, उसमें हम इन्हें जो एक कुंभ की महत्ता है उसके बारे में बताएंगे, यातायात प्लान्स के बारे में बताएंगे, आपदा के बारे में बताएंगे, और भी जो हमने विभिन्न स्कीम्स बना रखी हैं इस पर्व को सकुशल कराने के लिए, उससे इनको वाकिफ किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि ये काफ़ी समय से पहले आ गए हैं,
तो जो हमारा आने वाला पुलिस बल है उसको भी ये लोग सिखा पाए, इसके लिए भी इन्हें ट्रेन किया जाएगा। इन्हें जो है जो आउटडोर है उसमें इनको समस्त जो मेला क्षेत्र है उसका भ्रमण कराया जाएगा, ताकि जो प्रत्येक हमारी रोड्स हैं, जो स्नान के घाट हैं, इन सब का इन्हें ज्ञान रहे, ताकि ये स्वयं विज्ञ रहें और आगे भी जो हमारी फोर्स आएगी उसको विज्ञ कराएं। सरकार को उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में करीब 40 करोड़ लोग आ सकते हैं। ऐसे में जब इतनी संख्या में लोग आएंगे तो इनकी सुरक्षा एक अहम पहलू होगा। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां महाकुंभ मेले की सुरक्षा अभेद्य बनाने में जुटी हुई हैं। इसी के तहत प्रयागराज मेला प्राधिकरण और पुलिस विभाग ने मिलकर महाकुंभ मेले में उच्च तकनीक से युक्त खोया पाया रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने की तैयारी की है, जो तीर्थयात्रियों को भीड़ में खोने से बचाएगी और अगर इसके बावजूद कोई खो जाता है तो उसे तुरंत और सुरक्षित तरीके से उसके परिवार से मिलाने में मदद करेगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राजस्थान में पर्यटन की व्यापक संभावना और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा लगातार नई नई कवायदें चलाई जा रही हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शरद पूर्णिमा के दिन मारवाड़ महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के प्रमुख मेलों और उत्सवों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का सबसे लोकप्रिय महोत्सव है। ये महोत्सव हर साल अश्विनी मास के पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा शुरू होता है और दूसरे दिन इसका समापन हो जाता है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए विशेष तैयारियां की जाती है। इंसान तो सजते ही हैं, ऊंट या ऊंट जैसे जानवरों को सजाया संवारा जाता है। इस फेस्टिवल में परंपरा और संस्कृति के मुताबिक तलवारबाजी जैसे विद्याओं का प्रदर्शन किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव की शुरुआत जोधपुर मेहरानगर फोर्ट से शुरू हुई। मेहरानगर किले से जयपोल, फतेहपोल रानीसर, पदमसर, सिंहपोल, जूनी धान मंडी, अड्डा बाजार, कुंज बिहारी मंदिर कटला बाजार होते हुए घंटाघर तक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इस प्रकार शहर के घंटाघर से नई सड़क होते हुए राजकीय उम्मेदी स्टेडियम तक शोभा यात्रा निकाली गई। यही नहीं, जुलूस के शक्ल में पूरे जोधपुर शहर में कलाकार अपनी कला का भी प्रदर्शन करते हैं और पूरा माहौल उत्सव और उमंग से भर जाता है। मारवाड़ महोत्सव राजस्थान के वीरों की याद में मनाया जाता है और इसे मूल रूप से मांड महोत्सव के नाम से जाना जाता था, लेकिन वक्त के साथ इसका नाम बदल गया। राजा रजवाड़ों की शान और शौकत और राजस्थानी संस्कृति के संग समेटे ये उत्सव देसी विदेशी सैलानियों को खूब भाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पैराग्लाइडिंग कौन कौन करना चाहेगा? मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है, पर मुझे करना जरूर है। फिर हमें साथ में जाना चाहिए। चलिए, हम साथ में ही हैं एक्चुअली। पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से बड़े इवेंट के लिए तैयार है। शिमला में पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है और इस एडवेंचर स्पोर्ट्स पे बड़े बड़े पैराग्लाइडर अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इवेंट की शुरुआत बुधवार को हुई है। 19 अक्टूबर को इस फ्लाइंग फेस्टिवल का समापन होगा। आसमान में रफ्तार का रोमांच, परिंदे की तरह परवाज भरते पैराग्लाइडर्स, पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर एडवेंचर की शौकीनों का जमावड़ा लग चुका है। शिमला में पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल और हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े पैराग्लाइडर हवा में अपनी जाबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। आज इस इवेंट का दूसरा दिन है और खेल रोमांच पर पहुंच चुका है। तो जुनगा में तो सेकंड टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम भी होता है। इसको एक्यूरेसी चैंपियनशिप कहते हैं।
तो उसमें हमारे को एक स्पॉट के बीच में उतरना होता है ना, तो एक स्पॉट होता है सेंसिटिव पैड, उसके बहुत ही छोटे से उसमें उतरना होता है। तो बस वही है, जो जितना करीब उतरेगा वो उतना विनिंग जोन के नजदीक रहेगा। पैराग्लाइडिंग जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। हवा की रफ्तार पर यह खेल काफी कुछ निर्भर करता है। हवा बह रही है तो हवा में परवाज भरना आसान है, और अगर हवा की रफ्तार धीमी है या फिर अलग अलग दिशा से हवा बहती है तो पैराग्लाइडर के लिए काफी चुनौती होती है। इस फ्लाइंग फेस्टिवल में शामिल अमन थापा नेपाल से आए हैं। धर्मशाला, मनाली, लद्दाख में पहले भी पैराग्लाइडिंग कर चुके हैं। यहाँ की आबो हवा में ढलने के लिए 2 से 3 दिन पहले ही आ गए, लेकिन फिर भी हवा के साथ संतुलन बनाने में परेशानी आ रही है। इधर चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी अच्छे पायलट क्यों ना हो, इधर थोड़ा सा धोखा खाएगा, क्योंकि जो हवा है इधर थोड़ा सा ट्रिकी है। तो उसको समझने के लिए मैं 2-3 दिन पहले से आके रह रहा हूँ, और फिर भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और फिर भी अच्छा ही चल रहा है। ये पैराग्लाइडिंग एक्सपो 19 अक्टूबर तक चलेगा और फिर कुछ दिनों के बाद शुरू होगा हिमाचल के बीड़ बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग का वो साहसिक खेल जिसका इंतजार दुनिया भर के पैराग्लाइडर करते हैं। कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। अब तक इस चैंपियनशिप के लिए 25 देशों के पायलट रजिस्टर कर चुके हैं। घाटी में पैराग्लाइडिंग खेल का इतिहास 40 साल पुराना है। इन 40 सालों में ये चैंपियनशिप दूसरी बार होगी। इससे पहले साल 2015 में वर्ल्ड कप यहाँ हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे ना श्वेता ज्यादा अच्छा बोलती है, लेकिन आज मेरे हिस्से आया। कहते हैं ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसीलिए आराम तलबी को छोड़कर मेहनत के साथ काम करेंगे तो नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है। वाह 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 वाह, थैंक यू। तो देखिए, जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं होता। अगर काम को ठीक तरीके से और लगातार किया जाए तो मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। लगन मेहनत के साथ किया काम अगर आसान हो जाए तो उस खुशी और संतुष्टि की कोई सीमा नहीं रहती। वाह, क्या बात है, आपने भी बहुत सही बात कही। तो देखिए, आज मेरे हिस्से में भले ही ये सारी चीजें नहीं आई हो, लेकिन इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से कहा है और बहुत ही अच्छी बात कही है। तो आखिर में हम तो यही कहेंगे कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना, वाह वाह करिए, वाह वाह। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बगैर मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। इसलिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मुलाकात होगी चाय पर चर्चा में। फिलहाल धन्यवाद, शुक्रिया।